सोचिए एक लड़की है नेहा, कमाल की कलाकार, बहुत टैलेंटेड, अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? क्योंकि दिल में ना एक सपना था अपना कुछ बनाने का। वो हाथ से खूबसूरत बैग्स बनाती थीं, स्कार्फ, कुशन कवर, उन पे पेंटिंग करती थीं। क्या कमाल का हुनर था। अच्छा। इंस्टाग्राम पे तो जैसे धूम मचा दी, हजारों फॉलोअर्स बन गए, दोस्त रिश्तेदार सब तारीफें कर रहे थे। उसको लगा बस अब तो बिजनेस चल निकला। लेकिन लॉन्च के 3 हफ्ते बाद पता क्या हुआ? क्या? कुछ गड़बड़ी। सिर्फ 3 आइटम बिके, और वो भी किसने खरीदे? कॉलेज के पुराने दोस्तों ने, शायद बस दोस्ती निभाने के लिए। नेहा हैरान, परेशान कि भी गड़बड़ कहाँ हो गई। ये कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। मतलब सिर्फ नेहा की नहीं है, आप में से कई लोग जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं या शायद कर भी रहे होंगे, वो अक्सर इसी उलझन से गुजरते होंगे। बिल्कुल। पैशन होता है, हुनर भी होता है, पर बिजनेस की जो बारीकियां हैं ना, खासकर ये कि किसी चीज का सही दाम कैसे तय करें, ये समझ नहीं आता। और नेहा की ये पूरी कहानी, मतलब कैसे उसने ये मुश्किल पार की, क्या सीखा, ये omimai.com पर बहुत अच्छे से विस्तार से बताई गई है। काफी प्रेरणादायक है। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत तय करना, ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई बनाने में कितना खर्चा आया और उसमें थोड़ा मुनाफा जोड़ दिया बस हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी कला है, एक विज्ञान है, एक पूरी रणनीति है। तो नेहा की कहानी के सहारे आज हम समझेंगे कि ये सही कीमत तय करना इतना जरूरी क्यों है और दाम तय करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। बिल्कुल सही। हमारा मकसद आज यही है कि उन आम गलतियों को समझें जो अक्सर नए बिजनेस वाले दाम रखते वक्त कर जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते कि भाई मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हाँ, तो हम आज अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यानी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि बिजनेस सिर्फ चले नहीं बल्कि दौड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि नेहा ने शुरू में हिसाब लगाया। उसने सोचा भाई कपड़ा आया 200 रुपए का, रंग और बाकी सामान पकड़ लो 100 रुपए का, और अपनी 4-5 घंटे की मेहनत लगी तो उसके जोड़ लिए 900 रुपए। अच्छा। कुल मिला के हो गए 1200 रुपए प्रति बैग। अब सुनने में ही एकदम ठीक लगता है ना? हाँ, ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर यही तो असल गड़बड़ थी। उसकी एक बड़ी बहन है मीरा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA। अच्छा, फिर तो वो समझ गई होगी। हाँ, उसने जब ये हिसाब देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। बोली नेहा, ये 1200 रुपए कैसे आया? अच्छा चल ये बता, जो नया कैमरा लिया है प्रोडक्ट की अच्छी फोटो खींचने के लिए, उसका खर्चा कौन गिनेगा? अरे हाँ, लैपटॉप जिससे तू सारा काम करती है, महीने का इंटरनेट बिल, पैकेजिंग का सामान कहाँ गया, वेबसाइट जो चल रही है उसका खर्चा, इंस्टाग्राम पे जो एड चलाती है कभी कभी, और घर में जो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तेरे काम की वजह से। बाप रे। और सबसे बड़ी बात, बाजार में तेरे जैसे और भी कलाकार हैं, वो इसी तरह के बैग कितने में बेच रहे हैं, ये देखा तूने? नेहा का तो मुंह खुला रह गया, उसने तो ये सब सोचा ही नहीं था। सही बात है। मीरा ने बिल्कुल सही कहा, कीमत तय करना कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से रणनीति का हिस्सा है। यहीं पर हमें समझना होगा कि बिजनेस की लागत सिर्फ वो नहीं होती जो दिखती है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ कपड़े और रंग का खर्चा जोड़ना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, लागत कई तरह की होती है। एक होती है सीधी लागत, डायरेक्ट कॉस्ट्स, जैसे नेहा के केस में कपड़ा, रंग। फिर होती है अप्रत्यक्ष लागत, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, जैसे उसका इंटरनेट बिल, वेबसाइट का खर्चा, शायद उस कमरे का किराया जहां वो काम करती है, बिजली का बिल। फिर होती है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट्स, जैसे किराया या वेबसाइट होस्टिंग का सालाना चार्ज। ये तो देना ही है, चाहे एक भी बैग बिके या ना बिके। सही। और फिर होती है परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट्स, जैसे पैकेजिंग का सामान, जो हर बैग बिकने के साथ बढ़ता है। जब तक ये सारी लागतें नहीं गिनी जाएंगी, सही कीमत कैसे तय होगी? ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। तो इसका मतलब कीमत तय करने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, जैसे एक मैकेनिक के पास एक ही औजार नहीं होता, उसके टूल बॉक्स में पाना भी होता है, पेचकस भी, हथौड़ी भी, सब अलग अलग काम के लिए। हाँ, सही। वैसे ही बिजनेस में कीमत तय करने के लिए अलग अलग रणनीतियां होती हैं, अलग अलग औजार। हर रणनीति, हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट, हर बाजार के लिए सही नहीं बैठती। आपको अपने हालात के हिसाब से सही औजार चुनना पड़ता है। चलिए तो फिर इन औजारों को समझते हैं, यानी इन रणनीतियों को। सबसे आसान वाला कौन सा है? शायद वही जो नेहा ने शुरू में करने की कोशिश की थी। हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब लागत प्लस मूल्य निर्धारण। ये सबसे आम और सीधा तरीका है। कैसे काम करता है ये?
बस अपनी सारी लागतें मतलब कॉस्ट्स जोड़ो, उसमें अपना मनचाहा मुनाफा प्रॉफिट जोड़ो और बन गई आपकी कीमत प्राइस। जैसे हमारे आसपास के छोटे दुकानदार या दर्जी या बिजली मिस्त्री वो अक्सर यही करते हैं। तो ये कब काम करता है फिर? ये तरीका ठीक कब है? देखिए, ये छोटे स्तर पर ठीक है अगर बिजनेस पार्ट टाइम है या आपके ग्राहक आसपास के जानने वाले ही हैं और बाजार में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तब ये चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या आप ऐसे बाजार में हैं जहां बहुत कंपटीशन है, ये तरीका धोखा दे सकता है। धोखा कैसे? आसान तो लगता है। धोखा ऐसे कि ये बाजार की सच्चाई से आंखें मूंद लेता है। मतलब हो सकता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसमें कोई खास बात ऐसी हो कि लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हों, पर आप कम मांग रहे हो क्योंकि आपकी लागत कम है। अच्छा, मुनाफा कम रह गया मतलब। हाँ, या फिर उल्टा भी हो सकता है। हाँ। आपकी लागत ज्यादा है और आपने कीमत ज्यादा रख दी, जबकि बाजार में वैसी चीज सस्ते में मिल रही है। आप ग्राहक ही गंवा सकते हैं। और एक बात और, मान लीजिए आप काम थोड़ा धीरे करते हैं या उतने कुशल नहीं है अभी, तो क्या ग्राहक आपकी अकुशलता के लिए ज्यादा पैसे देगा? शायद नहीं। नेहा का जो 1200 रुपए का हिसाब था वो इसी तरह अधूरा था। एक हॉबी के तौर पर शायद ठीक था, पर एक बिजनेस चलाने के लिए ये टिकाऊ नहीं था। तो सबक ये है, ये तरीका आसान जरूर है, पर ये आपको बाजार के मौकों और अपनी असली कीमत से अनजान रख सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ लागत देखना काफी नहीं है। समझ गया। तो अगर कॉस्ट प्लस काफी नहीं है तो दूसरा औजार क्या है हमारे टूल बॉक्स में? मैंने सुना है प्राइस स्किमिंग के बारे में। ये कुछ वैसा है क्या जैसे जब कोई नया फोन आता है, मान लीजिए आईफोन, तो शुरू में बहुत महंगा होता है, फिर धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कहते हैं प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग जैसे दूध के ऊपर से मलाई उतार लेना। अच्छा। ये रणनीति तब काम करती है जब आपका प्रोडक्ट एकदम नया हो, अनोखा हो, मतलब बाजार में उसकी टक्कर का कुछ और न हो। शुरू में कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले वो चीज चाहिए होती है और वो उसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। इससे कंपनी क्या करती है, अपनी शुरुआती भारी लागत जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, वो जल्दी निकाल लेती है। इसके उदाहरण है नए गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी, बेस्ट सेलर किताबों के हार्ड कवर एडिशंस जो पहले आते हैं। हाँ, वो महंगे होते हैं। हाँ, नए गेमिंग कंसोल या फिर मशहूर फैशन डिजाइनर के ताज़ा कलेक्शन, ये सब इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या नेहा अपने डिजाइन को एकदम अनोखा बताकर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? क्या ये सिर्फ एकदम नई चीज पर ही चलता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, नेहा के डिजाइन बेशक अनोखे थे, इसमें कोई शक नहीं, पर हाथ से बने बैग्स का जो बाजार है वो पहले से मौजूद है। उसमें कई और कलाकार भी हैं। हाँ, ये बात भी है। प्राइस स्किमिंग असल में तब ज्यादा असरदार होती है जब प्रोडक्ट की कैटेगरी ही नहीं हो या उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फीचर हो जो पहले किसी ने दिया ही न हो। नेहा के बैग कलात्मक रूप से तो अनोखे थे, पर बाजार के नजरिए से वो एक जानी मानी कैटेगरी में थी। इसलिए शुरू में ही बहुत ज्यादा दाम रखना शायद काम नहीं करता, क्योंकि ग्राहकों के पास तुलना करने के लिए दूसरे विकल्प थे। ठीक है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है, स्किमिंग तब काम आती है जब आप कुछ सचमुच अभूतपूर्व, मतलब रेवोल्यूशनरी ला रहे हों और शुरुआती ग्राहक उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हों। ये हर नई चीज के लिए नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो अगर स्किमिंग नई चीजों के लिए है तो फिर भीड़-भाड़ वाले बाजार में घुसने के लिए क्या करें जहां पहले से बहुत सारे लोग वही चीज बेच रहे हो? हाँ, उसके लिए एक अलग रणनीति है। उसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मतलब पैठ मूल्य निर्धारण। पैठ मतलब अंदर घुसना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब कोई नई टेलीकॉम कंपनी आती है तो वो शुरू में कितने सस्ते प्लान देती है। हाँ, बहुत सस्ते। या जैसे नेटफ्लिक्स जब शुरू हुआ था, कितना सस्ता था। मकसद होता है बाजार में तेजी से घुसना, जल्दी से जल्दी ढेर सारे ग्राहक बनाना, अपनी पहचान बनाना। एक बार ग्राहक आपके आदी हो जाए या आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए, फिर आप धीरे धीरे कीमत बढ़ा सकते हैं। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, खासकर नए बिजनेस के लिए। ग्राहक जल्दी बन जाएंगे। सुनने में अच्छा जरूर लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर छोटी बिजनेस के लिए जिनकी जेबें ज्यादा गहरी नहीं होती। क्या खतरा? खतरा ये कि शुरू में आपको बहुत कम मुनाफे पर या शायद नुकसान उठाकर भी बेचना पड़ सकता है। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये शुरुआती घाटा सह सकें? ये तो मुश्किल है। हाँ, याद है
OmiMy.com पर एक और कहानी थी, माया की कुकीज वाली। हाँ, कुछ याद आ रहा है। उसने अनजाने में यही किया था, बिना अपनी सारी लागत गिने, बस कंपटीशन से सस्ता बेचने के चक्कर में उसकी लागत भी नहीं निकल रही थी और वो पैसे डुबो बैठी। अरे बाप रे। इसी पेनिट्रेशन रणनीति का एक नया रूप आजकल दिखता है फ्रीमियम मॉडल में। जैसे कई सॉफ्टवेयर या एप्स होते हैं ना, कैनवा का उदाहरण ले लीजिए। बेसिक इस्तेमाल मुफ्त है, पर अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए या ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो पैसे लगते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है आजकल। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का सबक क्या है? ये ग्राहक तो ला सकता है, पर अगर आपकी जेब भारी नहीं है तो ये आपको डुबो भी सकता है। लागत जानना यहाँ भी हर रणनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है। मतलब सस्ता बेचना भी खतरनाक हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक ना हो। लागत जानना कितना जरूरी है, ये बात तो बार बार सामने आ रही है। अच्छा, सस्ते से हटकर अब उस रणनीति पर आते हैं जहां दाम आसमान छूते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग। जैसे वो लग्जरी घड़ियां होती हैं या बैग्स। हाँ बिल्कुल, ये है प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम मूल्य निर्धारण। यहाँ ऊंची कीमत सिर्फ लागत या मुनाफा नहीं दर्शाती, बल्कि वो खुद एक स्टेटस सिंबल बन जाती है। सोचिए शनेल, रोलेक्स, गुची के बारे में। अगर ये अपनी कीमतें घटा दें तो शायद इनकी ब्रांड वैल्यू ही कम हो जाए। हो सकता है लोग इन्हें खरीदना ही बंद कर दें। सच में? हाँ, इसके पीछे एक दिलचस्प मनोविज्ञान काम करता है। अर्थशास्त्री थॉस्टिन वेबलिन के नाम पर इसे वेबलिन इफेक्ट कहते हैं, या आम भाषा में स्नॉब इफेक्ट, मतलब दिखावा प्रभाव। अच्छा। इसका मतलब है चीज जितनी महंगी उतनी ज्यादा आकर्षक लगती है, क्योंकि वो अमीरी और खास होने का एहसास दिलाती है। एक मशहूर कहानी है एक जौहरी की। उसकी दुकान में कुछ फिरोजा मतलब टर्कॉइज पत्थर की ज्वेलरी थी। वो 5,000 में बिक ही नहीं रही थी। वो परेशान हो गया। उसने अपनी सेल्स गर्ल को कहा कि भाई इसे आधे दाम पर निकाल दो, खत्म करो। सेल्स गर्ल ने गलती से दाम आधा करने के बजाय दुगना करके 15,000 रुपए लिख दिया। क्या? 15,000 रुपए? हाँ, और अगले ही दिन सारा स्टॉक बिक गया। कमाल है। ऐसा क्यों हुआ? लोग सोचने लगे कि भाई इतना महंगा है तो जरूर असली होगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा। वाह, तो ये रणनीति कब काम करती है? क्या नेहा भी अपने बैग्स 15,000 रुपए में बेच सकती थी, बस दाम बढ़ा देती? नहीं, इतना आसान नहीं है ये। प्रीमियम प्राइसिंग सिर्फ दाम ज्यादा रख देने से नहीं चलती। इसके लिए कई चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। जैसे कि? पहली, बेमिसाल क्वालिटी। प्रोडक्ट सचमुच बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। दूसरी, मजबूत ब्रांड स्टोरी। आपके ब्रांड की एक खास पहचान, एक कहानी होनी चाहिए जो लोगों को जोड़े, आकर्षित करे। तीसरी, सही ग्राहक। आपको उन ग्राहकों को टारगेट करना होगा जो स्टेटस, क्वालिटी और अनुभव के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। चौथी, लगातार वही इमेज बनाए रखना। आपकी दुकान, आपकी पैकेजिंग, आपकी सर्विस, सब कुछ प्रीमियम लगना चाहिए। सही। और पांचवी, थोड़ी सीमित उपलब्धता। मतलब चीज आसानी से हर जगह ना मिले, थोड़ी एक्सक्लूसिव हो। नेहा के लिए रास्ता शुरू में मुमकिन नहीं था। प्रीमियम प्राइसिंग एक पूरी सोच है, एक पूरा इकोसिस्टम है, सिर्फ महंगा प्राइस टैग नहीं। सबक ये है, प्रीमियम सिर्फ महंगा होना नहीं है, बल्कि हर तरह से प्रीमियम महसूस कराना है, और इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो मतलब ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा, तो बीच का रास्ता क्या है? मैंने सुना है लोग कंपटीशन को देखकर भी दाम तय करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पर लगभग एक ही रेट होता है सब जगह। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण। इसमें आप सीधा सीधा देखते हैं कि आपके जैसे दूसरे लोग, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कीमत ले रहे हैं और उसी के आसपास अपनी कीमत तय करते हैं। अच्छा। इसके भी 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं। पहला, मैच प्राइसिंग, आप कॉम्पिटिटर के बराबर कीमत रखते हैं। दूसरा, अग्रेसिव अंडर प्राइसिंग, आप जानबूझकर कॉम्पिटिटर से थोड़ी कम कीमत रखते हैं ताकि उनके ग्राहक तोड़ सकें। ओके। और तीसरा, डिसमिसिव प्रीमियम प्राइसिंग, आप कॉम्पिटिटर से थोड़ी ज्यादा कीमत रखते हैं ये दिखाने के लिए कि आप बेहतर हैं और उनकी परवाह नहीं करते। ये प्रीमियम प्राइसिंग जितना ज्यादा नहीं होता पर थोड़ा ज्यादा होता है। पेट्रोल पंप या सुपरमार्केट में ये बहुत आम है। इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो काफी सुरक्षित लगता है। दूसरों को देखो और वैसा कर लो।
गड़बड़ ये है कि आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं, अपनी लागत को नहीं, अपनी मेहनत को नहीं, अपने प्रोडक्ट की खासियत को नहीं। हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपसे बहुत बड़ा हो, वो ज्यादा माल बनाता हो, इसलिए उसकी लागत कम आती हो और वो सस्ता बेच सकता हो। आप अगर उसकी नकल करेंगे तो शायद नुकसान उठाएंगे। सही बात। या फिर हो सकता है आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर हो, पर आप उसी के बराबर दाम रखकर अपनी वैल्यू कम आंक रहे हो। नेहा ने जब शुरू में वो 4,500 वाले डिजाइनर बैग को देखकर अपना दाम 1,200 रुपए रखा था, तो वो एक तरह से यही कर रही थी, बिना अपनी असलियत देखे दूसरों से तुलना कर रही थी। हाँ, ये तो है। तो सबक ये है, दूसरों पर नजर रखना जरूरी है, पर उनकी अंधी नकल करना खतरनाक हो सकता है। अपनी लागत और अपनी वैल्यू को जानना हमेशा पहले आता है। प्रीमियम अभी बन नहीं सकते, तो फिर क्या करें? कौन सी रणनीति थी जिसने आखिरकार नेहा के लिए काम किया? वो थी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण। और ये मेरे हिसाब से छोटे बिजनेस के लिए अक्सर सबसे शक्तिशाली रणनीति साबित हो सकती है। वैल्यू बेस्ड, इसका क्या मतलब है? यहाँ कीमत इस बात पर तय नहीं होती कि चीज बनाने में कितना खर्चा आया, बल्कि इस बात पर तय होती है कि ग्राहक की नजर में उस चीज की कीमत या मूल्य यानी वैल्यू क्या है। ग्राहक को उससे क्या फायदा मिल रहा है, क्या अनुभव मिल रहा है, उसकी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण देंगे? समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। सोचिए, एक साधारण नुक्कड़ वाले कैफे में कॉफी शायद 40 रुपए की मिल जाए। हाँ। वही कॉफी एक शानदार 5 स्टार होटल के लाउंज में 200 या उससे भी ज्यादा की क्यों होती है? कॉफी तो लगभग वही है। हाँ, फर्क क्या है? फर्क है माहौल का, आरामदेह सोफों का, बढ़िया सर्विस का, उस जगह बैठकर मिलने वाले स्टेटस और अनुभव का। ग्राहक सिर्फ कॉफी नहीं खरीद रहा, वो पूरा अनुभव खरीद रहा है। उसकी नजर में उस अनुभव की वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल सही। अब सोचिए नेहा ये कैसे इस्तेमाल कर सकती थी। अगर वो अपने बैग को सिर्फ हाथ से पेंट किया बैग न कहे, बल्कि उसे ऐसे पेश करें, ये सिर्फ एक बैग नहीं, ये भारतीय लोक कला से प्रेरित हमारी विरासत का एक टुकड़ा है, जिसे कलाकार ने खुद अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। ये एक अनोखा पहनने योग्य कला या मतलब वेयरेबल आर्ट का नमूना है। अब ग्राहक क्या खरीद रहा है? सिर्फ बैग नहीं, वो कला खरीद रहा है, संस्कृति खरीद रहा है, एक कहानी खरीद रहा है, अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हो सकता है इसे बनाने की लागत कपड़ा, रंग वगैरह 300-500 ही हो, लेकिन सही कहानी और प्रस्तुति से ग्राहक को इसका मूल्य 1800-2500 या उससे भी ज्यादा महसूस हो सकता है। कमाल है। सबक, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उससे मिलने वाली वैल्यू, कहानी और एहसास खरीदते हैं। अपनी वैल्यू पहचानिए और उसे ग्राहक को बताइए। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब प्रोडक्ट के साथ कहानी और अनुभव बेचना। अच्छा, और भी रणनीतियां हैं क्या? जैसे वो एयरलाइन वाले करते हैं, त्योहारों पर दाम एकदम से बढ़ा देते हैं। हाँ, उसे कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग, गतिशील मूल्य निर्धारण। यानी मांग, डिमांड, समय या हालात के हिसाब से कीमतें बदलती रहती हैं। अच्छा। जैसे आपने कहा, त्योहारों पर हवाई जहाज के टिकट महंगे हो जाते हैं, या पीक आवर्स में टैक्सी जैसे उबर या ओला का किराया बढ़ जाता है। हाँ, वो सर्च प्राइसिंग। बिल्कुल। या शादी के सीजन में होटल और बैंक्वेट हॉल के रेट बढ़ जाते हैं। जहां मांग ज्यादा, वहां दाम ज्यादा। क्या छोटे बिजनेस भी ये कर सकते हैं? ये तो काफी झंझट का काम लगता होगा, रोज दाम बदलना। हाँ, बड़े पैमाने पर करना छोटे बिजनेस के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए लगातार बाजार और मांग पर नजर रखनी पड़ती है और शायद खास सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़े। लेकिन इसका सरल रूप इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई त्योहार पर बल्क में ऑर्डर दे रहा है, तो उसे थोड़ी छूट दे दी। या अगर किसी ग्राहक को ऑर्डर बहुत जल्दी चाहिए, मतलब एक्सप्रेस डिलीवरी, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा चार्ज कर लिया। हाँ, ये तो हो सकता है। सबक, मांग के हिसाब से दाम बदलना संभव है, पर इसे सरल रखना छोटे बिजनेस के लिए ज्यादा व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल है। और एक और चीज, वो जो दुकानों में दाम 99 पर खत्म होते हैं, जैसे 199 रुपए, 499 रुपए, 1999 रुपए, उसका क्या चक्कर है? वो क्यों करते हैं ऐसा? वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण। ये कीमतों के साथ थोड़ा दिमागी खेल है। दिमागी खेल? हाँ, 199 रुपए सुनने में और देखने में 200 रुपए से काफी कम लगता है, जबकि फर्क सिर्फ 1 रुपए का है। इसे चार्म प्राइसिंग कहते हैं। ये बहुत काम करता है। अच्छा। इसके और भी रूप हैं, जैसे बंडलिंग,
एक साथ कई चीजें खरीदने पर छूट देना, जैसे 3 बैग का सेट सस्ते में। हाँ, कॉम्बो ऑफर टाइप। बिल्कुल। या फिर प्रेस्टीज प्राइसिंग नंबर्स, महंगी प्रीमियम चीजों के लिए गोल नंबर इस्तेमाल करना, जैसे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये क्वालिटी और स्थिरता का एहसास दिलाता है। या एंकर प्राइसिंग, पुरानी ज्यादा कीमत को काटकर नई कम कीमत दिखाना, जैसे पहले 2,500 रुपए, अब सिर्फ 1,800 रुपए। इससे ग्राहक को लगता है कि उसे बहुत अच्छी डील मिल रही है। हाँ, ये तो हर जगह दिखता है। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आमतौर पर आपकी मुख्य प्राइसिंग रणनीति, जैसे वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटिटिव के साथ इस्तेमाल होने वाली एक तरकीब है, एक टैक्टिक है। ये अपने आप में पूरी रणनीति नहीं है। अच्छा। सबक कीमतों को पेश करने का तरीका भी ग्राहक के फैसले पर असर डालता है। बाप रे, इतनी सारी रणनीतियां, कॉस्ट प्लस, स्किमिंग, पेनिट्रेशन, प्रीमियम, कॉम्पिटिटिव, वैल्यू बेस्ड, डायनामिक, साइकोलॉजिकल। कोई कैसे तय करे कि उसके लिए कौन सी सही है? ये अच्छा सवाल है। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, आपकी इंडस्ट्री क्या है, मतलब आप किस तरह का सामान या सर्विस बेच रहे हैं। इंडस्ट्री कैसे? हर इंडस्ट्री के अपने चलन होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में अक्सर स्किमिंग या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग चलती है। रोजमर्रा के सामान, FMCG जिसे कहते हैं, या टेलीकॉम में पेनिट्रेशन या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आम है। लग्जरी में प्रीमियम प्राइसिंग। और हाथ से बनी चीजों में, जैसे नेहा के बैग्स? हाथ से बने चीजों के बाजार में मिला जुला माहौल है। कुछ लोग बहुत सस्ता बेचते हैं, शायद कॉस्ट प्लस पर। कुछ अपनी कारीगरी का दाम लेते हैं, जो शायद वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और कुछ धीरे धीरे लग्जरी ब्रांड बन जाते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग पर। दूसरी और सबसे जरूरी बात है, बाजार में आपकी पोजीशनिंग क्या है। आप खुद को कहाँ देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप सबसे सस्ता विकल्प बनना चाहते हैं, या आप बेहतरीन क्वालिटी और अनुभव देना चाहते हैं, या कुछ बीच का? नेहा ने अपनी पोजीशनिंग कैसे पहचानी? उसने खुद को कहाँ देखा? नेहा ने ये समझा कि वो ना तो फैक्ट्री में बने सस्ते बैग से मुकाबला कर सकती है, और ना ही वो अभी कोई बड़ा लग्जरी ब्रांड है। वो एक क्वालिटी आर्टिजन है, मतलब एक गुणी कारीगर जो अच्छी क्वालिटी का हाथ से बना कलात्मक सामान बनाती है। इसलिए उसे अपनी तुलना 800 से 1,200 रुपए वाले नए शौकिया कलाकारों से नहीं करनी थी, बल्कि उन स्थापित कलाकारों से करनी थी जो 1,800 से 2,500 या उससे भी ज्यादा में अपने यूनिक पीस बेच रहे थे। अपनी सही जगह और सही ग्राहक वर्ग को पहचानना बेहद जरूरी है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग या तो बहुत कम दाम रख लेते हैं डर के मारे, या फिर जोश में बहुत ज्यादा। सुना है ये दोनों ही बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, ये दो सबसे घातक गलतियां हैं जिनसे बिजनेस कीमत की वजह से डूबते हैं। कौन सी? पहली, अंडर प्राइसिंग, यानी कीमत बहुत कम रखना। इसे बिजनेस की धीमी मौत भी कहा जाता है। धीमी मौत? क्यों? ऐसा क्यों होता है? या तो लोग अपनी सारी लागत, खासकर वो छिपी हुई अप्रत्यक्ष लागतें, ठीक से गिनते नहीं हैं, जैसा माया ने कुकीज के साथ किया था। हाँ। या वो सोचते हैं कि सस्ता रखेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, या उन्हें अपनी चीज की सही कीमत मांगने में झिझक होती है, डर लगता है कि कहीं कोई खरीदेगा ही नहीं। नतीजा क्या होता है? आप मेहनत करते जाते हैं, माल बिकता भी है, पर हाथ में कुछ नहीं आता। मुनाफा इतना कम होता है कि आप ना तो क्वालिटी सुधार पाते हैं, ना मार्केटिंग कर पाते हैं, ना बिजनेस को बढ़ा पाते हैं, और आखिरकार थक हार कर बिजनेस बंद करना पड़ता है। और दूसरी गलती? दूसरी है ओवर प्राइसिंग, यानी कीमत बहुत ज्यादा रखना। इसे बिजनेस की तेज मौत कहते हैं। तेज मौत? हाँ। ऐसा क्यों होता है? आप गलत कंपटीशन से अपनी तुलना कर लेते हैं, जैसे नेहा ने शुरू में सोचा था। या आप अपनी ब्रांड वैल्यू को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं, जबकि अभी बाजार में आपकी वो पहचान बनी ही नहीं है। या आप अपने ग्राहक को समझते ही नहीं कि वो कितना खर्च करने को तैयार है। तो नतीजा सामान बिकता ही नहीं, दुकान पर मक्खियां मारनी पड़ती हैं, कैश फ्लो रुक जाता है, स्टॉक पड़ा पड़ा पुराना हो जाता है, और बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और मजे की बात देखिए, नेहा का जो शुरुआती 1,200 रुपए का दाम था, वो दोनों तरह से गलत था। कैसे? एक अनजान ब्रांड के हिसाब से वो महंगा लग रहा था लोगों को, और उसकी असली लागत और मेहनत के हिसाब से वो बहुत सस्ता था। बाप रे, ये तो बड़ी उलझन है। तो जब नेहा ने अपनी बहन मीरा के साथ बैठकर पाई का हिसाब लगाया, मतलब कपड़ा, रंग, बिजली, इंटरनेट, किराया, वेबसाइट, पैकेजिंग, मार्केटिंग, यहाँ तक कि कैमरे और लैपटॉप की घिसाई का खर्च भी जोड़ा,
तो पता है एक बैग बनाने की कम से कम लागत कितनी निकली? कितनी निकली? अंदाजा लगाना मुश्किल है। 4,701 रुपीस। क्या? 4,701 रुपीस? सिर्फ लागत? हाँ, सिर्फ लागत। नेहा के तो होश ही उड़ गए। कहाँ वो 1,200 रुपए सोच रही थी और कहाँ असल लागत ही 4,700 रुपए से ज्यादा थी। ये वाकई दिखाता है कि हम अक्सर कितनी सारी छिपी हुई लागतों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। अब नेहा के सामने बड़ी दुविधा थी। भाई 4,701 रुपए तो सिर्फ लागत थी, इसमें मुनाफा तो जोड़ा ही नहीं। इतने में कौन खरीदेगा उसका बैग? हाँ, ये तो बड़ी चुनौती थी। अब उसके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। क्या? पहला, अपनी लागत कम करने के तरीके ढूंढे, शायद सस्ता सामान इस्तेमाल करे या ज्यादा तेजी से काम करने का तरीका सीखे। दूसरा, ग्राहक की नजर में अपने प्रोडक्ट की कीमत यानी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाए, बेहतर कहानी सुनाए, बेहतर ब्रांडिंग करे, बेहतर क्वालिटी का एहसास कराए। ओके। या तीसरा, दोनों का मिला-जुला रास्ता अपनाए, लागत भी थोड़ी कम करे और वैल्यू भी बढ़ाए। नेहा ने कौन सा रास्ता चुना? नेहा ने तीसरा रास्ता चुना। उसने एक मॉडिफाइड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को थोड़ा बदल कर इस्तेमाल किया। और उसमें ग्रोथ प्लान यानी बढ़ोतरी की योजना भी शामिल की। ग्रोथ प्लान? हाँ। उसने समझा कि वो एकदम से 4,701 रुपए प्लस मुनाफा नहीं मांग सकती, क्योंकि अभी उसका ब्रांड नया है, लोग उसे जानते नहीं है। उसे धीरे धीरे अपनी वैल्यू बनानी होगी, लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो ये प्लान कैसा था? क्या किया उसने? इसे 3 चरणों में बांटा गया, लगभग 1 साल के लिए। अच्छा। पहला चरण था शुरू के 1 से 3 महीने का, भरोसा बनाना। इस दौरान कीमत रखी 1499 रुपीस। 1,499 रुपए। ये 4,701 रुपए से तो बहुत कम है। हाँ, लागत से कम था ये, लेकिन ये जानबूझकर किया गया था। ये 1,500 रुपए से मनोवैज्ञानिक रूप से कम थी। हाँ, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बिल्कुल। और ये उसके पहचाने हुए कंपटीशन जो 1,800-2,500 वाले थे से थोड़ी कम थी, ताकि नए ग्राहक उसके बैग आजमाने में हिचकिचाए नहीं। इस दौरान उसका पूरा ध्यान अच्छी तस्वीरें लेने, ग्राहकों से रिव्यू और तारीफें लेने, मतलब सोशल प्रूफ जमा करने पर था। समझ गया। फिर दूसरा चरण? दूसरा चरण था अगले 3 महीने का, यानी महीने 4 से 6 तक। इसका नाम था अपनी वैल्यू स्थापित करना। अब जब कुछ ग्राहक बन गए थे और अच्छे रिव्यू आने लगे थे, उसने कीमत बढ़ाकर 1,899 रुपए कर दिए। ओके, अब लागत के करीब आ रही थी। हाँ, और साथ ही उसने अपनी ब्रांड स्टोरी पर काम किया, पैकेजिंग को और आकर्षक बनाया, हर बैग के साथ एक छोटा सा ऑथेंटिसिटी कार्ड देना शुरू किया, जिसमें उसकी कला और प्रेरणा के बारे में लिखा होता था। वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की। बढ़िया। और तीसरा चरण? तीसरा चरण था अगले 6 महीने का, यानी महीने 7 से 12 तक। लक्ष्य था प्रीमियम पोजीशनिंग की तरफ बढ़ना। अब उसका लक्ष्य था कीमत को 2,299 से 2,499 की रेंज में ले जाना। अच्छा। इसके लिए उसने योजना बनाई कि वो लिमिटेड एडिशन कलेक्शन निकालेगी, शायद दूसरे कलाकारों या छोटे बुटीक के साथ मिलकर काम करेगी, मतलब कोलैबोरेशन करेगी। तो क्या ये पूरा प्लान काम कर गया? हाँ, बिल्कुल। ये रणनीति इसलिए काम की क्योंकि पहली बात, ये नेहा की बढ़ी हुई मतलब असली लागत को धीरे धीरे कवर करने लगी। दूसरी, इसने उसे सही मार्केट सेगमेंट, क्वालिटी आर्टिजन वाले सेगमेंट में रखा, ना बहुत सस्ता न भी लग्जरी। तीसरी, ये धीरे धीरे कदम दर कदम उसका ब्रांड बना रही थी, ग्राहकों का भरोसा जीत रही थी। और चौथी बात, इसमें जरूरत पड़ने पर कभी कभार प्रमोशनल छूट या बंडल ऑफर देने की गुंजाइश भी थी, बिना बड़ा नुकसान उठाए। और नतीजा क्या रहा आखिर में? नेहा के बिजनेस का क्या हुआ? नतीजा शानदार रहा। सिर्फ 6 महीने के अंदर नेहा का बिजनेस पहचानने में नहीं आ रहा था। सच में? हाँ, उसकी बिक्री काफी बढ़ गई, उसे अच्छा मुनाफा होने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था ना, वो लौट आया। वाह। कहाँ पहले वो 1,200 रुपए में 3 हफ्तों में सिर्फ 3 बैग बेच पाई थी, वो भी दोस्तों को, और कहाँ अब वो 1,499 रुपए और फिर 1,899 रुपए की कीमत पर हर महीने 14 से 20 बैग आराम से बेच रही थी। कमाल है। और वो भी अनजान ग्राहकों को जो सच में उसकी कला को पसंद कर रहे थे, उसकी वैल्यू समझ रहे थे। ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ, और ये पूरी बदलाव की कहानी, नेहा ने और कौन-कौन से कदम उठाए इस दौरान, कैसे उसने मार्केटिंग की, कस्टमर्स से कैसे बात की, ये सब कुछ बहुत विस्तार से omimai.com पर मौजूद है। ये वाकई दिखाता है कि सही रणनीति, हिम्मत
और थोड़ी सी सही सलाह से कैसे हालात बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से खासकर छोटे बिजनेस चलाने वालों या चलाने की सोचने वालों के लिए मुख्य बातें क्या रही? क्या है वो सुनहरे नियम जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए? हाँ, चलिए संक्षेप में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं मुख्य बातें। 1, सबसे पहले अपनी असली लागत गिने। सिर्फ माल का खर्चा नहीं, अपना समय, किराया, बिजली, इंटरनेट, मार्केटिंग, उपकरण की घिसाई, सब कुछ। 2, कॉस्ट प्लस की सीमाएं जाने। ये आसान है, पर अक्सर काफी नहीं होता, खासकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 3, अपनी इंडस्ट्री को समझें। देखें आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, पर अंधे होकर नकल न करें। सही। 4, अपनी जगह पहचानें। आप कौन हैं? सस्ता, प्रीमियम या बीच का? आपका ग्राहक कौन है? 5, सही रणनीति चुनें। अपनी लागत, अपनी पोजीशनिंग और अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। वैल्यू बेस्ड अक्सर एक अच्छा विकल्प होता है। 6, 2 घातक गलतियों से बचें। न बहुत कम दाम रखें, अंडर प्राइसिंग, न बहुत ज्यादा, ओवर प्राइसिंग, दोनों खतरनाक हैं। 7, अप्रत्यक्ष लागतों को कभी ना भूलें, माया का सबक याद रखें। ये अक्सर आपका मुनाफा चुपके से खा जाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। 8, टेस्ट करें और जरूरत पड़ने पर बदलें। कीमत पत्थर की लकीर नहीं होती, बाजार के हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ सकता है। 9 और आखिरी, अपनी वैल्यू बताएं। ग्राहक को साफ साफ समझाएं कि आपकी चीज खास क्यों है और वो उसके लिए पैसे क्यों दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमने देखा कि कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक कहानी है जो आप सुनाते हैं, ये आपकी पहचान है, ये एक फैसला है। ये दुनिया को बताता है कि आप कौन हैं, आप किसके लिए हैं और आपकी पेशकश में कितना दम है, कितनी वैल्यू है। और ये फैसला अंदाजे पर नहीं बल्कि गहरी सोच, समझ और ठोस गणित पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगली बार जब आप कोई चीज खरीदें, खासकर किसी छोटे कारीगर या बिजनेस से हाथ की बनी हुई चीज, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या उसकी कीमत सिर्फ उसे बनाने में लगी लागत बता रही है या उसमें छुपी कला, कहानी, मेहनत और उस बनाने वाले के हुनर का असली मूल्य भी झलक रहा है। और अगर आप खुद कुछ बनाते या बेचते हैं तो ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपनी पेशकश की सही कीमत वसूल रहे हैं? कहीं आप अंडर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात है। और अगर आपके मन में इस विषय पर कोई और सवाल है या आप चाहते हैं कि हम बिजनेस से जुड़े किसी और टॉपिक पर, जैसे मार्केटिंग पर या फाइनेंस मैनेजमेंट पर, ऐसी ही गहरी और मज़ेदार चर्चा करें, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। हाँ, जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है नेहा की कहानी और प्राइसिंग की इन अलग-अलग रणनीतियों की हमारी इस बातचीत से आपको कुछ नया, कुछ उपयोगी जरूर सीखने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। हम जल्द ही और ऐसी ही जानकारी भरी काम की बातें लेकर वापस आएंगे, तो हमें फॉलो करना ना भूले और जुड़े रहें। अभी के लिए अलविदा। अलविदा।